नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम इस लेक्चर में पढ़ रहे हैं जो हमारी पुस्तक है काव्य प्रकाश, उसकी एक और महत्वपूर्ण व्याख्या जिसकी परीक्षा 2022 में आने के पूरे चांस हैं। तो उस कार्य का देखिए ये सूत्र है, और ये जो सूत्र है वह क्या है, उत्तम काव्य के विषय में है। क्योंकि जो आचार्य मम्मट हैं उन्होंने 3 काव्य माने हैं, यानी काव्य के 3 भेद कर दिए हैं, उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य। तो यह उत्तम काव्य है। तो देखिए संदर्भ लिखने के बाद जब आप संदर्भ आपको लिखना ही है प्रत्येक में। अब जैसे मान लीजिए आपने संदर्भ लिख दिया और संदर्भ लिख देंगे कि प्रस्तुत कार्य का आचार्य मम्मट विरचित काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास से अवतरित है। जब इस चीज़ को आप लिख देंगे विद्यार्थियों, तब आप क्या करेंगे कि फिर आप लिखेंगे प्रसंग। और प्रसंग भी विद्यार्थियों बड़े अच्छी तरीके से लिखना होता है हमको। आप लिखेंगे प्रस्तुत कारका में आचार्य मम्मट काव्य के प्रथम भेद उत्तम काव्य, और कोष्टक में लिख देंगे ध्वनि काव्य, क्योंकि ये ध्वनि काव्य भी कहते हैं इसको, का वर्णन करते हुए कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, डैश कर देंगे आप। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब उसके बाद देखिए फिर शुरू होती है आपकी व्याख्या। अब व्याख्या में क्या लिखेंगे, जैसे आपने लिखा मान लीजिए व्याख्या। अब व्याख्या में जो लिखेंगे इसका पहले तो आप लिखेंगे इसका अर्थ। तो देखिए अर्थ क्या है, इदम। इदम किसके लिए आया है, काव्य के लिए आया है। तो इदम यानी यह उत्तमम, कि यह उत्तम काव्य होता है। कौन सा, अतिशयनी व्यंग्य, के अतिशयनी अतिशयता से युक्त होने पर किसमें, व्यंग्य में, और किससे, वाच्यार्थ। अर्थात जो वाच्य से अधिक व्यंग्य वाला हो, यानी जिसमें वाच्य अर्थ से अधिक चमत्कारकारी व्यंग्य हो, यानी व्यंग्य अर्थ ज़्यादा हो वाच्य अर्थ कम हो, ऐसा उस काव्य को क्या कहते हैं, उत्तम काव्य कहते हैं। और फिर कहा ध्वनिर्वोधैः कथितः, कि इस काव्य को, किस काव्य को, उत्तम काव्य को ही जो विद्वान व्यक्ति हुए हैं उन विद्वान व्यक्तियों ने क्या कहा है, ध्वनि काव्य कहा है। तो क्या कहा, इदम उत्तमम, कि यह उत्तम काव्य होता है। कौन सा, देखिए यहाँ जो वर्णन चल रहा है वो किसका चल रहा है, उत्तम काव्य का, कि यह उत्तम काव्य होता है। इदम उत्तमम, कि यह उत्तम काव्य होता है अतिशयनी व्यंग्य वाच्यार्थ, कि जो वाच्य अर्थ से व्यंग्य अर्थ में अधिकता वाला हो, जिसमें वाच्य अर्थ का चमत्कार कम हो और व्यंग्य अर्थ का चमत्कार अधिक हो, ऐसा काव्य क्या कहलाता है, उत्तम काव्य कहलाता है। और ध्वनिर्वोधैः कथितः, कि जो विद्वान व्यक्ति हुए हैं उन्होंने इस काव्य को क्या कहा है, ध्वनि काव्य कहा है। तो यह तो हो जाएगा विद्यार्थियों इसका शब्दार्थ। फिर आप व्याख्या में आएंगे। व्याख्या में लिखेंगे आप कि आचार्य मम्मट ने, क्योंकि अर्थ लिखने के बाद फिर आप पैराग्राफ बदलेंगे, फिर लिखेंगे कि आचार्य मम्मट ने काव्य का लक्षण देते हुए
कहा है, क्या है, तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणावन लंकृति पुनः क्वापि। ठीक है विद्यार्थियों, कि सगुणावन अलंकृति पुनः क्वापि, अर्थात इसका अर्थ क्या है, वह है दोष रहित शब्द और अर्थ जो गुण से युक्त हों, कहीं कहीं अगर स्पष्ट अलंकार नहीं हो तो भी काव्य कहलाता है। यानी वह शब्द और अर्थ जो गुणों से युक्त हों और दोषों से रहित हों और कहीं कहीं स्फुट अलंकार नहीं भी हो तो क्या कहलाते हैं, काव्य कहलाते हैं। और फिर लिखेंगे काव्य लक्षणोपरांत मम्मट ने काव्य के 3 भेद उत्तम, मध्यम और अधम किए हैं। इतना लिख देंगे विद्यार्थियों। और फिर लिखेंगे, आप देखिए, व्याख्या में लिखना है आपको। फिर लिखेंगे आप कि उत्तम काव्य के विषय में मम्मट ने कहा है जो व्यंग्य अर्थ में अधिक चमत्कारजनक होता है उसे उत्तम काव्य कहते हैं। और जैसे, अब जैसे में क्या है, तो देखिए एक उदाहरण दिया हुआ है और उदाहरण है, देखिए विद्यार्थियों, यह जो श्लोक है हमारा, आचार्य मम्मट ने यह उत्तम काव्य में दे रखा है। जब भी आप उत्तम काव्य को पढ़ते हैं तो उसके उदाहरण में दे रखा है, निःशेषच्युत चंदनम स्तन तटम निर्मृष्ट रागो अधरो नेत्रे दूरम अनंजने पुलकिता तन्वी तवेयम तनुः मिथ्यावादिनी दूति बांधव जनस्य ज्ञात पीडागमे वापीम स्नातुमितु गतासी न पुनः तस्याधमस्य अंतिकम। यह है। तो देखिए, जब हम इसका वाच्यार्थ देखते हैं, आपने पढ़ा होगा काव्य में, जब संस्कृत शास्त्र में पढ़ते हैं तो पहले क्या होता था, जैसे अपना प्रेम किसी को बताना है तो आज की तरह मोबाइल तो थी नहीं कि व्हाट्सएप पे आप भेज देंगे या फिर फ़ोन कर लेंगे या चैट कर लेंगे, ऐसा नहीं था। तो पहले जब अपने प्रेम का किसी को इजहार करना होता, किसी को बताना होता कि प्रेम है, तो क्या करते, बहुत से लोग तो क्या है, पक्षियों का सहारा लेते थे। कोई कबूतर पाल लेता, कोई बाज पाल लेता। अब कुछ ऐसा होता था, ये प्रेम पत्र का रास्ता था, यानी अपना जो संदेश है प्रेम पत्र के माध्यम से पहुंचा दिया जाता। तो आप नैषधीय चरितम पढ़ते हैं तो वहाँ हंस प्रेम का माध्यम होता है। इसके बाद क्या होता है विद्यार्थियों, दूसरा जो हेतु था वह सखी होती। जो भी नायिका होती उसके संदेशों का आदान प्रदान कौन करती थी, सखियां करती। तो जो सखी है, दूती बोलते हैं उसको, दूती का मतलब वह संदेश पहुंचाने वाली थी, दूत थी। अब सखी आई है और उसकी जो शारीरिक स्थिति है उसको देख करके जो प्रेयसी है उस नायक की, जिसके पास से सखी आई है,
वह बताती है कि कहाँ से आई हो। जैसे मान लीजिए नायिका पूछती है तो नायिका की सहेली बताती है कि मैं बापी, बापी कहते हैं बावड़ी को, यानी ऐसे मान लीजिए कोई तालाब है उसमें स्नान करके आई है। अब बापी में स्नान करके आई है तो क्या बता, वो कहती है नायिका कि निशेष च्युत चंदनम स्तन तटम, कि निशेष च्युत चंदनम स्तन तटम, कि जो चंदन है, क्योंकि पहले ऐसा होता था जो नायिकाएं हैं वो अपने स्तनों पर चंदन लगाती थी जिससे शीतलता रहे। तो निशेष च्युत चंदनम स्तन तटम, यानी स्तन तटों से चंदन छूटा हुआ है, और निर्मृष्ट रागो अधरो, और जो होठों की लालिमा है वह दूर हो गई है, और नेत्रे दूरम अनंजने, और आँखों में जो काजल है वह भी दूर हो गया है, और पुलकिता तन्वी तवेहम तनुह, कि हे तन्वी तुम्हारा जो शरीर है वो भी पुलकित हो रहा है, रोमांचित हो रहा है। और मिथ्यावादिनी दूती, वो कहती है कि हे झूठ बोलने वाली दूती, बांधव जनस्य अज्ञात पीड़ागमे, कि बांधव जन की पीड़ा को नहीं समझने वाली, बापी में स्नातम तो गतासी, कि बापी में स्नान करने के लिए यहाँ से गई थी। ये जो मात्रा है दूती की है। न पुनः तस्य अधमस्य अंतिकम, कि न पुनः तस्य अधमस्य अंतिकम, तो इसकी जो नीचे वृत्ति है वो दी हुई है विद्यार्थियों, अत्र तदंतिकम एव वृंतुम गतासीति प्राधान्येन अधम पदेन व्यज्यते। ये जो अधम पद है, ये अधम पद ही यह बताता है कि वह उस अधम के पास ही गई थी। क्या कहा? क्योंकि जब उस नायिका ने देखा, जब आदमी नहा के आएगा तो क्या होगा कि पूरा स्तन शरीर से पूरा जो चंदन है वह शरीर से धुल जाएगा। तो निशेष च्युत चंदनम किस, लेकिन क्या है, जो नायिका आई है स्तन तटम, क्या उसके पूरे स्तनों का या पूरे शरीर का चंदन नहीं धुला है, किसका है? स्तनों के तटभाग का। और ये सब जो लक्षण होते हैं वो किसके होते हैं? रति क्रीड़ा के होते हैं। क्योंकि नायक नायिका का जब मिलन होता है तो उनके क्या है, स्तनपान के समय उसके स्तन तटों से क्या है, वो चंदन छूट जाता है। लेकिन वो क्या कह रही है कि मैं तो बावड़ी में नहा के आई हूँ, अर्थात किसी तालाब में नहा के आई हूँ। तो तालाब में नहा के आती तो पूरे शरीर का, यानी स्तनों के पूरे भाग का चंदन पुछता, साफ होता। लेकिन क्या है, चंदन कहाँ से गया? स्तनों के तटभाग से। और तटभाग से जाने का कारण है स्तनपान रति क्रीड़ा का लक्षण। और फिर क्या कहते हैं? निर्मृष्ट रागो अधरो, जो अधर शब्द होता है विद्यार्थियों, आजकल तो अधर तो क्या है, दोनों होठों के लिए भी आ जाता है। लेकिन अगर रति क्रीड़ा के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अधर का अर्थ होता है नीचे वाला ओष्ठ। और रति क्रीड़ा काल में जो ओष्ठपान होता है वह ओष्ठपान भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो जो लालिमा होती है, जैसे होठों पे नायिकाएं लालिमा के लिए अनेक साधनों का प्रयोग करती हैं, तो जो नीचे वाला होठ है नायिका की सहेली का, वो क्या है? पोछा हुआ है। यानी ऊपर वाले होठ पे तो लालिमा है और नीचे वाले होठ पे लालिमा नहीं है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि रति क्रीड़ा का लक्षण प्रतीत हो रहा है। क्योंकि अगर वह स्नान करके आती तो उसके पूरे, अर्थात उसके दोनों होठों का जो लालिमा है, राग है, वह पुछती, साफ होती। लेकिन क्या है, धुली हुई नहीं है, केवल एक नीचे वाला जो होठ है उसकी लालिमा है। और नेत्रे दूरम अनंजने, और जो नेत्र हैं दूर दूर, नेत्रों के चारों तरफ काजल है। और नहीं तो क्या होता, अगर स्नान करके आती तो अगर काजल बहता तो पूरे चेहरे पे हो जाता। लेकिन ये क्या है, नेत्र चुम्बन का लक्षण प्रतीत होता है। और पुलकिता तन्वी तवेम तनु, और पुलकित, रोमांचित हो रहा है तुम्हारा शरीर। तो स्नान करके आती तो शरीर रोमांचित नहीं होता, किंतु क्या है, तुम्हारा शरीर रोमांचित हो रहा है। तो वो क्रोध में आ जाती और कहती है मिथ्यावादिनी दूती, कि हे दूती, हे संदेश ले जाने वाली मिथ्यावादिनी, तुम झूठ बोल रही हो। बांधव जनस्य अज्ञात पीड़ा गमे, कि तूने अपने बांधव जन की पीड़ा को नहीं समझा
और वापीम स्नातुमितु गतासी, और तुम कह रही हो मैं यहाँ से वापी में स्नान करने के लिए गई थी, न पुनः तस्य अधमस्य अंतकम, उस अधम के पास नहीं गई थी, उस नीच के पास नहीं गई थी। तो ये जो अधम पद है, ये ऐसे जो पद हैं जो नायिकाएं हैं वह तभी प्रयुक्त करती हैं अपने नायक के लिए जब उस नायक ने कोई भी नीच कार्य किया है, गलत कार्य किया है। तो इस अधम पद से यह व्यंजित हो रहा है, यह व्यंग्य हो रहा है कि वह नायिका की सहेली नायक के पास रमण करके आई है। तो इस उदाहरण में वाच्य अर्थ से ज़्यादा चमत्कारजनक कौन सा है? व्यंग्य अर्थ है। और वाच्य अर्थ से चमत्कारजनक व्यंग्य अर्थ है, तो यह क्या है? उत्तम काव्य का उदाहरण है। तो इस प्रकार से इसकी व्याख्या कर देनी है आपको, और जब आप व्याख्या कर देंगे फिर आप लिखेंगे विशेष। तो आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों, आप लिख देंगे आचार्य जगन्नाथ ने काव्य के 4 भेद किए हैं। चार भेद किए हैं। कौन से? एक है उत्तमोत्तम, दूसरा है उत्तम, तीसरा है मध्यम, और चौथा है अधम। क्योंकि जो आचार्य जगन्नाथ हैं, पंडित राज जगन्नाथ, क्या नाम है इनका? पंडित राज जगन्नाथ। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है काव्य शास्त्र की, और उस पुस्तक का नाम है विद्यार्थियों रसगंगाधर। और रसगंगाधर में उन्होंने क्या बताया कि काव्य के 4 भेद होते हैं, उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम और अधम। तो इस प्रकार से यह व्याख्या भी विद्यार्थियों समाप्त होती है। इस प्रकार से अगर आप व्याख्या करते हैं तो आपको पूर्ण अंक मिलेंगे। और जो साथी आपके संस्कृत माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं, ये क्लास उनके लिए शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जो भी बच्चे, जो छात्र छात्राएं संस्कृत से जुड़े हुए हैं, उनको इनका लाभ मिल सके। अब आगे वाला जो मध्यम काव्य है उसको हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।